आज हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर हमारा यूनिट 1 के अंदर ही रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक चैप्टर है, उसे स्टार्ट करेंगे। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 55। सेक्शन 55 इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। आपके जो भी चैप्टर्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको आप ज़रूर रीड आउट कर लीजिए फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी। ठीक है। तो सेक्शन 55 क्या कहता है? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है कुछ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो पहला क्या कहता है? नो इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब कोई भी कंपनी ऐसे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती जो शेयर रिडीम ना किए जाए, मतलब पे बैक ना किए जाए जिसे। ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं करेगी जिसकी पेमेंट ना हो फ्यूचर में। ठीक है। तो उसे कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिन शेयर्स की पेमेंट की जाती है उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट। फिर सेकंड पॉइंट है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन नॉर्मल केस में 20 ईयर्स के अंदर अंदर कंपनी कर देती है। ठीक है। फिर इसके बाद कहता है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर कहते हैं पीरियड में नॉट एक्सीड 20 ईयर्स इन केस ऑफ क्या कह रहा है? पीरियड में एक्सीड 20 ईयर्स इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में ये 20 साल और बढ़ सकते हैं। ठीक है। यूजुअली ये 30 ईयर्स तक जाते हैं। ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन से हैं? टेलीकम्युनिकेशन है, पेट्रोलियम का कोई भी प्रोजेक्ट है वो है, नेचुरल गैसेस के प्रोजेक्ट को भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। अब इसके अंदर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन क्या क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि वो जो शेयर जिनको आप रिडीम करेंगे वो शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सपोज़ अगर वो प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का एक है, उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये की है, तो वो कंप्लीट पे कर दिए जाने चाहिए, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर 10 रुपये है तो ऐसे नहीं 8 रुपये मांगे हुए हैं, 2 रुपये पेंडिंग में, पूरा फुल्ली पेड अप होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद है सोर्स ऑफ फंड। अब फंड तो भी लाना पड़ेगा ना, आप रिडीम कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो फंड्स कहाँ से आ सकता है? पहला है डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है वो। ठीक है। अब ये होता क्या है? ये होते हैं वो वाले प्रॉफिट जिनको हम डिविडेंड या उस प्रॉफिट में से शेयरिंग करें शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसे बांटा जा सकता है, राइट। तो उसका कुछ एग्जांपल है जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व और एक्सेट्रा। अब इसको ही और दूसरा केस में मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब आप किसी को शेयर्स इशू करेंगे, आप पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे भी फंड जनरेट होगा, उससे आप पेमेंट कर पाएंगे रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स की। अब फ्रेश इशू दो प्रकार के हो सकते हैं, बहुत ध्यान से इसका ध्यान रखिएगा। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इसके अंदर नहीं आता। अगर डिबेंचर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आप रिडेम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, मतलब क्या चीज़ है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी इसी केस में। अभी मैं जो आपको ये पेज शेयर कर रही हूँ, ये स्कॉलर पब्लिकेशन की बुक है, डॉक्टर गिरीश आहूजा द्वारा रिटन है। तो ये इसमें बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कि डिविजिबल प्रॉफिट एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। तो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे लिखे हुए हैं और नॉन डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ लिखे हुए हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप इसको आगे अगर थ्योरी में आ जाता है तो आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट को फ्री प्रॉफिट्स भी कहते हैं। ठीक है। प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के अलावा आप सब चीज़ दे सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप बस पढ़ लीजिए। अलाउड अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम दिस प्रॉफिट। तो क्या क्या है डिविजिबल प्रॉफिट है? पहला है सरप्लस। सरप्लस क्या है? सरप्लस लिखा भी हो सकता है क्वेश्चन में, या प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा हो सकता है। जनरल रिजर्व, फ्री रिवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी क्या किस में आएगा? आपका डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में। फिर आएगा रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड और रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रोविजन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट्स के लिए बनाते हैं ना वो प्रोविजन, वो भी ओपन रिजर्व होता है, मतलब कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है। ये सब डिविजिबल प्रॉफिट होता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई नाम दे रखा है, मतलब नॉर्मली तो ये तीन ही नाम आते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या
रिजर्व फंड। लेकिन अगर नॉर्मली ये भी दे रखा है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये भी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन डिविजिबल प्रॉफिट या नॉन अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम दिस प्रॉफिट। अब CRR में आप ये वाले अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कौन कौन सा है? एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ना बोनस के लिए यूज़ करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन फंड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये सारे रिजर्व आप CRR के लिए यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए ये वाले रिजर्व का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप ये अपनी थ्योरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या होता है ये? देखिए, मैंने आपको बताया कि दो सोर्स हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को पे करने के। पहला तो है आपके पास खुद के प्रॉफिट हो या फिर आपको कहीं से इशू करना पड़े। ठीक है, फ्रेश इशू करने पड़े, उससे पैसा आएगा, उससे करेंगे। देखिए, अगर आप प्रॉफिट यूज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए आपके 10 लाख के शेयर्स हैं, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर आपका 10 लाख का है। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट है वो आपके पास 5 लाख का है और फ्रेश इशू आपने कर दिए 5 लाख के। अब आप देखिए, प्रॉफिट आपका 5 लाख है, फ्रेश इशू भी आपके 5 लाख है, तो आप जो प्रॉफिट से कितना पैसा निकाल रहे हैं? 5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। तो ये वाले जो 5 लाख है ना, ये आपको CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप इस केस में अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का यूज़ करेंगे। तो इतना अमाउंट आपको CRR में पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्या कहता है? इफ़ प्रॉफिट यूज फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड दैट नॉमिनल वैल्यू शुड ट्रांसफ़र टू CRR अकाउंट टू कीप कंपनी कैपिटल इंटैक्ट। कंपनी की कैपिटल को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए जितना भी प्रॉफिट हम कंपनी की बैलेंस शीट में से निकालेंगे, उतने प्रॉफिट का CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? ये हम क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे। फिर है प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम और रिडम्पशन, देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम पे पेमेंट करे, मतलब 10 रुपये का शेयर है लेकिन उसको 1 रुपया और एक्स्ट्रा दे दे, मतलब प्रीमियम पे दे दे। तो वो प्रीमियम कहाँ से आएगा? वो प्रीमियम के लिए आप कहाँ देखेंगे? शुड पे फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। जो भी अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रखा होगा या तो ज़रूर सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट होगा, या फिर जो फ्रेश इशू हो रहा है ना उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, अगर कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन में डिबेंचर भी इशू किए होंगे और उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा होगा, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम ओपन है ये वाले प्रीमियम के रिडम्पशन के लिए। ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? और क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जनरल एंट्री शेयर करूँगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे।